हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टार्ट विद द किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल दैट इज 10th, देन हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दैट इज 12th, देन आपकी मनपसंद जॉब या फिर वर्क जो भी आप करना चाहते हो। नाउ अभी के अभी आप एक चीज पॉइंट आउट करोगे कि मैंने एक गैप दे दिया है बिटवीन सीनियर सेकेंडरी एंड जॉब, और आप यही कहोगे कि भैया बिना कॉलेज के डिग्री नहीं मिलेगी और बिना डिग्री के नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो जिस स्टेप को हम बातों में मिस नहीं कर सकते वो रियल में कितना ज्यादा सही है या फिर क्या सिचुएशनशिप है इंडिया के पर्सपेक्टिव में कॉलेजेस का। इंडिया में यूनिवर्सिटी का नंबर 2014 में 723 था, आज की डेट में 1113 है। अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द यूनिवर्सिटी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। एज वेल एज कॉलेजेस का नंबर 38,498 था, बट 2023 में ये नंबर बढ़ के हो चुका 46,624, और ये भी ग्रोथ करीब 20 to 30% के बीच ही है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जितने भी कॉलेजेस आज की डेट में देख रहे हैं या फिर जो ग्रेजुअली इतना नंबर हमें देखने मिला है वो ज्यादातर कॉलेजेस रूरल एरिया में है या फिर रिमोट एरिया में। अब इसका रीजन सिंपल सा ये रहता है कि कॉलेज जितने भी बनते, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस हो गए, वो सब कॉलेजेस को कैंपस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है फॉर डिफरेंट लैब्स, और इसी वजह से इतना बड़ा एरिया जो कि शायद तक हो सकता है लोएस्ट से 10 एकड़ से लेकर 100-200 एकड़ तक, ये चीज आपको सिटी के बीच में नहीं मिल सकती। ये सब चीजें आपको बाहर ही मिल रही होगी, बाहर भी आई मीन कि शहर के बाहर नहीं, बट आपको बिल्कुल आउटर में या किसी गांव में या रिमोट लोकेशन पे मिल रहे होंगे। भोपाल जैसे शहर का भी एग्जांपल लोगे तो जितने भी मैक्सिमम कॉलेज है वो सब आउटर एरिया में। सेम विद जबलपुर, सेम विद इंदौर, सेम विद मुंबई एंड एक्सेट्रा मेट्रो या फिर नॉर्मल सिटीज। किसी भी इंसान का ये दिमाग चलेगा कि अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हैं मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े, विच इज क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जितने भी कॉलेजेस आज की डेट में आप देख रहे हो इंक्लूडिंग IIT एज वेल एज IIM, 31% से लेकर 40% तक वैकेंट है सीट्स। आई रिपीट, 31% से 40% तक वैकेंट है। अब फैक्ट ये है कि आइडियल रेशियो जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट का, वो होगा 1:10, मतलब एक टीचर के लिए 10 स्टूडेंट्स है। बट ये रेशियो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है इंडिया में, वो है 1:26, जो कि बिल्कुल ही डबल है। और यही फैक्ट बनाता है कि हाँ, हमारे यहाँ फैकल्टी की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस है। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो से आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठ गया होगा कि कॉलेज एग्जिस्ट क्यों करता है। अब कॉलेज एग्जिस्ट का एक पर्सनल ओपिनियन तो आपके पास भी है कि ठीक है मुझे डिग्री चाहिए, ये पॉइंट तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर ये सिंपल सी चीज अगर आपको पता करनी है तो आप कॉमन सेंस ही बोल देगा। जो भी आपने स्कूल लाइफ में अभी तक सीखा वो सब कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच है। एजुकेशन बुक्स भी इस तरह से डिफाइन की गई थी कि आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, और जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्कूल एजुकेशन में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम कॉलेजेस बेस पर बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलेज का एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल सीखने मिलती है कि स्किल्स में यहाँ पर आपको जो भी डिग्री करो उसकी स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल एज वेल एज आपकी नॉन टेक्निकल स्किल। नॉन टेक्निकल स्किल्स जो भी जस्ट लाइक इंजीनियरिंग जैसा कोर्स आप कर रहे हो तो आपको जो भी डिग्री में सिखाया जा रहा है बेस्ड ऑन द डिजाइन, बेस्ड ऑन द कोडिंग, ये सब चीजें आपकी टेक्निकल है। बट आपको किसी से बात करना या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो गई, लीडरशिप स्किल्स हो गई, ये सब चीजें कॉलेज आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सिखा रहा होता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्किल डेवलपमेंट में भी आपको सिर्फ कॉलेज ये नहीं फोकस कर रहा होता है कि थ्योरेटिकल बस पढ़ाई जाए या फिर प्रैक्टिकल बस हो जाए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। नाउ इन रिकॉर्ड्स तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रैक्टिकल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जाती है कॉलेजेस में, बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस ही ये चीज प्रेफर नहीं हो पाती या फिर सही नहीं हो पाती। इस पर हम थोड़ी देर में डिस्कशन कर रहे होंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करो तो आपके पास MBBS डिग्री मिनिमम होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, क्योंकि बिना MBBS डिग्री के कोई भी हॉस्पिटल आपको प्रैक्टिस करने नहीं देगा, इवन आपको गवर्नमेंट भी प्रैक्टिस नहीं करने देगी। अब आप समझ पा रहे हो कि स्किल डेवलपमेंट आपको किस तरह से एक कॉलेज आपको करा रहा होता है कि आप पर्टिकुलर उस डिग्री को हासिल कर लेंगे तो ही आप प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जस्ट लाइक डॉक्टर्स आर वन ऑफ द पीपल जो नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट डॉक्टर्स भी वन ऑफ द ऐसा प्रोफेशन जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी होती है। इवन द गवर्नमेंट टू प्राइवेट डिफर करते चार्जेस से बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और यही बात बहुत अलग हो जाती है बिकॉज कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करता है अर्निंग के बहुत ज्यादा चांसेस। मतलब जनरली अगर किसी व्यक्ति के पास कॉलेज जैसा टर्म ही नहीं है या फिर डिग्री जैसी चीज ही नहीं है तो जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। कॉलेज करने के बाद एक व्यक्ति को 30,000 मिनिमम भी कमा पा रहा है, इवन उसकी जो डिग्री है वो एंड एक्सेट्रा थिंग उसको बहुत ज्यादा ग्रेजुअल ग्रोथ दे रही होगी। बट
कोई भी व्यक्ति आपको हाई अर्निंग बस जो दे देगा एक पीस ऑफ पेपर की वजह से, आई मीन ये पीस ऑफ पेपर इज द डिग्री। नाउ इसका एक रीजन ये है बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर ऐसे ही नहीं दिया जाता है कि शादी का पकौड़ा है और आपको दे दिया जाए। ये पीस ऑफ पेपर को आपको 3 साल या 4 साल जो भी आपका डिग्री कोर्स है उसमें हासिल कर रहे होगे, और उस कोर्स को करने में करीब फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग जैसे एरिया में आपको 40 to 42 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब ये 40 to 42 सब्जेक्ट्स पढ़ने का फायदा ये मिलता है आपको कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स। आई मीन बहुत सारे कोर्सेज हमारे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक्स कोर्स में हो तब भी आपको थोड़ा बहुत इंटरलिंक या फिर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान वाई कोर्सेज का भी मिल रहा होगा या जेड कोर्सेज का भी मिल रहा होगा। एज अ इंजीनियरिंग गाय मैं बताता हूँ कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर सेमेस्टर आता है या फिर कोई ऐसा ईयर आता है जिसमें कुछ सब्जेक्ट अदर भी होते हैं, और उस सब्जेक्ट्स में कई बार ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स का हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट का हो सकता है, जो कि बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत जूलॉजी से कनेक्टेड भी है एज वेल इकोनॉमिक्स से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह का सेम विद जाता है अदर फील्ड्स के साथ भी। कोई अगर इकोनॉमिक्स वाला एरिया है तो वो थोड़ा सा बहुत टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ रहा होगा या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स कभी ना कभी देखा होगा, और यही बात अलग करती है बिकॉज आपको एक साथ कई चीजों का नॉलेज होता है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनहेंस कर रहा होगा, एज वेल एज आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इस तरह से डिफाइन हो रही होगी। नाउ जब आप पर्सनल ग्रोथ के पीछे जाते हो तो कॉलेज यही चीज आपको कराना चाहता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि एज वेल एज अगर आप पर्सनली खुद पर ग्रोथ लेना चाहते हो या फिर कॉलेज के थ्रू लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जैसा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फैक्टर आपके आगे आ रहा होगा, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा किसी भी चीज पर्सनल ग्रोथ हो गया या फिर कुछ सीखने के लिए। और यही बात कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक्ड है विद द कॉलेज की कॉलेज एग्जिस्ट करता है कि आपको थोड़ा बहुत डिसिप्लिन कराए, एज वेल एज डायरेक्टली भी कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लासेस एंड एक्सेट्रा जो भी दिनचर्या रहती है उसमें आपको डिफरेंट चीजें कराई जाती है जिससे आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम कॉलेज में बाहर ही जाना पड़ता है, मतलब आप घर से कॉलेज नहीं कर पाते मैक्सिमम केसेस में, तो आप पूरे टाइम अकेले होते या फिर एवरी सिंगल सिचुएशनशिप जो आपके सामने आती है बेस्ड ऑन द असाइनमेंट, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स, बेस्ड ऑन द जो भी आपके एक्सपेंसेस है या जो भी चीज है वो सब आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। इवन आप जो छोटी छोटी बातों पर किसी के साथ शेयर करने लगे थे यार ये प्रॉब्लम है, वो सिली प्रॉब्लम्स को आप खुद डील करने लगते हो, इवन आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी डील करने लगते हो। और ये चेंज अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप निकल चुके तो आप ये चीज महसूस कर चुके होंगे अपने अंदर। और ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी के कारण बड़े बड़े लोग निकलते कॉलेज से जो आगे चल के बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, और इसके एग्जांपल्स काफी है। ये सब चीजें एक टाइप के कॉलेज के कंट्रीब्यूशन में आती है ऑन द बेसिस ऑफ द नेशन एज वेल एज आपके पर्सनल लेवल पे भी। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा जो 1960-70s के टाइम पे आया। आप एम एस स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे ना। एम एस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई थी हाउ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वुड बी डन, एज वेल एज इनका डिग्री बेस्ड ऑन पूरे जो भी कंट्रीब्यूशन ऑन द ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंटरलिंक थी। तो कॉलेज इस टाइप के पीपल जस्ट लाइक कैलाश सत्यार्थी सर जो कि नोबेल पीस लॉरेट है, एज वेल एज नारायण मूर्ति सर हो गए या फिर सत्यम नडेला जैसे लोग हो गए, ये वर्ल्ड का प्रोफेशनल निकालते हैं जो कि इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि एवरी वन जो भी सक्सेसफुल है वो ज्यादातर डिग्री होल्डर है। आई मीन ज्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट डिग्री भी बहुत ज्यादा चीजें करके रखे हैं। तो पीपल लाइक नारायण मूर्ति हो गए, दीपेंद्र गोयल हो गए, ये सब लोग कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि वो किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में कर रहे हैं, जस्ट लाइक इंफोसिस हो गए या फिर जोमेटो जैसी कंपनीज हो गए, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, एज वेल एज जो नंबर ऑफ मनी है वो एज अ टैक्स दे रहा है, या फिर जीडीपी में भी FMCG प्रोडक्ट्स हो गए या फिर नॉर्मल टैक्स साइड हो गए, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। एज वेल एज इंफोसिस जैसी कंपनी हमारे टैक इंजीनियर्स को हायर करती है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, एज वेल एज ये हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बूस्ट अप दे रहे हैं। गुरुजी भी एक सर्च इंजन है जिसके जो को फाउंडर है वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमारे एशियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गैस कर चुके होंगे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो हमारे इंडिया का जस्ट लाइक गूगल एक सर्च इंजन के फाउंडर है। 2015 में हमारा मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ था। अब इस मिशन की दो खासियत इसलिए थी, फर्स्ट इज तो हम फर्स्ट कंट्री थे जिसने मार्स के ऑर्बिट को पकड़ा था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एज वेल एज ये जो मिशन था वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करके बनाया गया था, या फिर बोला जाए तो जस्ट लाइक इन हॉलीवुड फिल्म जो 1000 करोड़ में होती है, ये सिर्फ
300 से 500 करोड़ के बीच ही ये मिशन पूरा लॉन्च हुआ था। और यही बात हमें अलग करती है दूसरों से। कॉलेजेस एट द टाइम जुगाड़ सिखा रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्ट कटिंग जो इस तरह से की गई थी फॉर द मंगलयान मिशन वो थोड़े फिनोमिनल हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं ये कॉलेज का कंट्रीब्यूशन भी होता है। अब कॉलेज का कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है, इट्स लाइक दैट कि जितने भी साइंटिस्ट है हो सकता है वो बहुत ज्यादा हाईली रेप्यूटेटेड कॉलेज से पढ़े हो या फिर हो सकते हैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हो। तो अभी तक जितने भी कंट्रीब्यूशन हमने ये बताए थे बेस्ड ऑन द कॉलेज, ये सब व्यक्ति अपना जो कॉलेज डिग्री है या फिर कॉलेज जा चुके थे मिनिमम 20 से 40 साल पहले। मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मैं यूएस गया था रणवीर, तो मुझे लगता था ये ट्रेनिंग सबको मिली है, क्योंकि यही तो ट्रेनिंग है। आप पढ़ा क्यों रहे, ताकि लोगों के नंबर आए, तो वही ट्रेनिंग है। तो मैं भी यूएस जब गया तो मैं बिल्कुल वही घिस्सू कि नंबर कैसे लाते हैं। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर, उनके सवाल, ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ नहीं होता भारत में, बिल्कुल। और मैं एक बहुत नॉर्मल अबव एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, पर डार्केस्ट गेम ये है कि यहाँ पर आज की डेट में है टॉक्सिक प्रोफेसर। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके टीचर में एक हेल बना के रखा होगा या फिर आपको कोई ना कोई प्रोफेसर या टीचर आपको याद होगा कि यार दिस टीचर हैज जस्ट मेक माय लाइफ हेल। ज्यादातर कॉलेजेस में यही सीन है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉक्सिक प्रोफेसर्स हैं। ये स्टोरी मैंने कई बार बताई है बट आज मैं फिर से बताता हूँ। वन ऑफ माई सीनियर की बात थी जो वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फिर एक बोला जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी बेटर थी, बट उनकी गलती ये हुई कि उस क्लास में एक क्लास में वो काफी ज्यादा थोड़ा लेट हो गए थे, प्लस उनका जो स्लीव्स था वो कुछ इस तरह से था। बिकॉज ऑफ दिस जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सपेल कर दिया उस क्लास से, एज वेल एज उन्होंने काफी कुछ सुनाया भी, प्लस जो एग्जाम है उसमें तक इन्हें फेल कर दिया गया। अब ये चीज आप बोलोगे ये ओपिनियन चल रहा है या फिर कुछ ऐसे ही कहानी बताया जा रहा हो, तो ये आपके ऊपर है। बट मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि मैं आपको बता सकूं, बट आई नो कि कुछ लोग इस पे बहुत अच्छे से सबूत दे सकते हैं बाय टेलिंग मी इन द कमेंट्स कि उनके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई जानने वाले का ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ये जो पॉइंट है वो ज्यादातर लाइक IIT IIM में देखने मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो SC/ST जो ग्रुप्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं विद द स्टूडेंट्स ऑफ जनरल एंड एक्सेट्रा ग्रुप। नाउ इसका रीजन ये है रिजर्वेशन की वजह से SC/ST OBC को थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है बेस्ड ऑन दी JEE एग्जाम्स या अदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो इस वजह से जनरल को थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है एज कंपेयर टू SC/ST या OBC वाले ग्रुप्स रहते हैं। और यही बात उन्हें थोड़ा सा जेलिस में डालती है कि दिस गाय डजंट डिजर्व टू बी हियर बिकॉज इसके इतने नंबर में इस कॉलेज को मिलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जनरल का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो इनडायरेक्टली ये व्यक्ति सिर्फ अपने कोटा की वजह से आता है। और ये बात इंटरव्यूज बहुत से न्यूज चैनल कई बार कवर कर चुके हैं कि देयर हैज बीन अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो हमेशा से ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे जनरल वाला ही व्यक्ति मिल जाए। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि सिंस हम 21st सेंचुरी में भी हैं तब भी ये चीजें एक टाइप की आप राइट टू इक्वालिटी से ही अलग नहीं कर रहे, बट आपको एक टाइप की थोड़ी सी अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग दे रहे हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें सिविक सेंस पे डिपेंड करती है। बट आफ्टर दैट जितने भी ज्यादातर कॉलेजेस हमें नंबर ऑफ कॉलेजेस देखने मिलते हैं उनकी जो लैब्स है वो बहुत ज्यादा घटिया है या फिर है ही नहीं। नाउ कई बार ऐसे होते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में से कुछ 50% ऑफ द लैब जो है वो वर्किंग ही नहीं रहती। बट अब आप बोलोगे कि आपने पहले ही बोला था कि प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाती है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कॉलेजेस में। बट मैंने ये पॉइंट आपको रेज भी किया था कि प्रैक्टिकल नाम का देना और प्रैक्टिकल एक्चुअल में होना अलग अलग बात है। यहाँ पर बात हो रही है 50% ऑफ द लैब्स आर वर्किंग एंड मोस्ट ऑफ द लैब्स इक्विपमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा खराब है, एज वेल एज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द डिस्ट्रक्शन। क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत ऐसी है कि क्लासरूम में क्रैक्स आ चुके हैं और वो सिविल इंजीनियरिंग जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उन्हें सिर्फ सिंपल सा अगर एज अ जोक वाइज देखे तो कोई भी सिविल इंजीनियर टीचर ये बोलेगा कि ये देखो इसका मेंटेनेंस इतना बेकार हो रहा है कि इसमें क्रैक्स आने लगे। नाउ इट्स जस्ट अ जोक बट ये असलियत है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को हटा भी दे तो प्राइवेट कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी बेटर है, बट वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की फीस
बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है। और यही बात है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस की जस्ट लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस से नॉर्मल सी फीस अगर प्राइवेट से करने जा रहे हो तो वो डिफर कर सकती है 5 लाख से लेकर 30 लाख तक। और ये रैंडमली नंबर बोला हूँ, हो सकता है 25 लाख भी हो। हाई फीस बहुत ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि इसी वजह से जो इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी वजह से ROI नहीं मिल पाता, दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप 12 से 15 या फिर 20 लाख तक खर्च कर रहे हैं बट आपको एक नॉर्मल डिसेंट जॉब नहीं मिल पा रही ऑफ द 7 लाख या 8 लाख पर एनम, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही करते हैं, कोई भी कॉलेज इसको बिल्डअप करने की कोशिश करता है, और बिल्डअप में इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट कि बिल्डिंग्स को अच्छा करना बट ऑल्सो विद द इक्विपमेंट, की बहुत से इक्विपमेंट लाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन सिनेरियो चलता है कि एवरी सिंगल कॉलेज एक टेंडर निकालता है ऑफ द समथिंग मेंटेनेंस और द मशीन्स, की मुझे ये वाली मशीन चाहिए। टेंडर में ही सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे होते हैं कॉलेजेस में, बिकॉज एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक सर्टेन 3D प्रिंटर है जो कि नॉर्मली आप मान के चलो 3 से 4 लाख में आप उसे आराम से खरीद सकते हो, बेस्ड ऑन द कॉलेज एंड अदर जो भी ब्यूरोक्रेसी बोल दी जाए या फिर अदर पीपल जिनके साथ साइन लगते हैं, वो सब जो है इस जो नॉर्मल सी मशीन है इसकी वैल्यू कर दी जाएगी विद द 32 से लेके 40 लाख के बीच। और टेंडर स्कैम इज द मोस्ट कॉमन वन जो कि आपको कॉलेज में देखने मिल जाएगा, और ये आप अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट तो एंड ऑफ द डे तक आपको कभी ना कभी देखने मिल जाता है। मेरे जानने वाले ने एक चीज बताई थी कि वन ऑफ द CAD डिजाइन का सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे थे, अब वो मैकेनिकल में एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर रहता है, और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये जो काम है वो पूरे तरीके से कंप्यूटर्स में काम हो रहा होता है ऑब्वियसली। अब जो कंप्यूटर्स वो यूज कर रहे थे वो थे CSE डिपार्टमेंट के, और CSE डिपार्टमेंट के पूरे स्पेसिफिकेशन जो देखने मिल रहे थे वो इंटेल i7 का था। इतना हैवी माइक्रो प्रोसेसर, पर तब भी वो जो कंप्यूटर वो बार बार क्रैश हो रहा था या फिर फाइल सेव नहीं हो रही थी या बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब फैक्ट ये है कि इसमें 2-3 केसेस हो सकते हैं, एज वेल एज इनकी रैम भी बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि i7 का कॉन्फ़िगरेशन ही इस तरह से रहता है कि मिनिमम कॉलेज में भी आराम से करीब 8 GB रैम या 16 GB मिनिमम रहती है। तब एक व्यक्ति ने बोला कि शायद तक इन्होंने डुप्लीकेट माल यूज किया है ऑफ द प्रोसेसर या CPU में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो इस तरह से टेंडर स्कैम इस तरह से आते कि जो चीज़ शायद 10 रुपए की उसे 100 रुपए में बेचा जाता है कॉलेजेस को, जिससे नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है आपका, बिकॉज आपने उस फीस दी है उस चीज़ के लिए। क्रिटिसाइजिंग पॉइंट हमेशा से रहता है कॉलेजेस के ऊपर कि उनका आउटडेटेड करिकुलम। ना आउटडेटेड करिकुलम जो बोला जाता है वो एक्चुअली में बोला जा रहा है कि आज से 30 साल पहले भी जो व्यक्ति पढ़ रहे थे या फिर 20 से 30 साल पहले जो व्यक्ति उस डिग्री में पढ़ रहे थे वही चीज़ आज की डेट में वही लोग पढ़ रहे होते। और सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया है वो एक फील्ड में किया गया है, तो इंजीनियरिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हुई कि कुछ चीज़ों को जरूरी पड़ गया कि इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा या फिर न्यू करिकुलम को लाना पड़ेगा। पूरा सेक्शन मेरा एक ओपिनियन बेस्ड है कि कॉलेजेस आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेजेस इज जस्ट कि स्कूल से बेटर इसलिए क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर थ्योरेटिकल चलता है, बट कॉलेज में नाम मात्र के लिए भी अगर है तो थोड़ा बहुत आपको एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी थोड़ा बहुत समझाया जाता है, एज वेल एज आपको एक टाइप का थोड़ा सा रेडी कर रहा होता है लाइफ के लिए कि आपको हर चीज़ अपने आप ही डील करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में प्रोफेसर का एटीट्यूड इस तरह रहता है, आपको खुद ही मतलब स्पून फीडिंग वाली चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी, और स्कूल में यही इशू हो जाता है कि स्पून फीडिंग कराई जाती है, जो कि उनके परसेप्टिव में बहुत सही बात है क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं। तो बोथ परसेप्टिव में कॉलेज इज वर्स्ट इनफ भी है, पॉजिटिव भी है, तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप के कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना। एक सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खराब है कि जो हमारे वर्स्ट कॉलेजेस एक्सपीरियंस में है, दैट इज द टॉक्सिक प्रोफेसर। नाउ टॉक्सिक प्रोफेसर को हम चेंज करना चाहते हैं विद द टॉक्सिक टीचर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्कूल टीचर्स भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो एज वेल एज आपको इस डिटेल में जानना है कि समझने कि आखिर क्यों है इतने टॉक्सिक, तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई इंडियन टीचर्स आर सो टॉक्सिक। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।